नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर एनआईए स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कोर्ट से 3 फरवरी तक समय की मांग की है। ऐसे में अब महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी। वहीं महेश अग्रवाल को पुलिस रिमांड पर लेने के मामले में भी सुनवाई हुई, जिस पर आरोपी ने अधिवक्ता ऑब्जेक्शन किया। अब पुलिस रिमांड पर लेने के मामले में 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी कि झारखंड हाई कोर्ट में अपील याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने कोलकाता स्थित आवास से महेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और सोनू अग्रवाल पर मगध आम्रपाली में नक्सलियों को फंडिंग करने का आरोप है। वहीं धनबाद में इन दिनों अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है। अवैध कोयला कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र धनबाद जिला बना हुआ है। निरसा, धनबाद, झरिया, गोविंदपुर, बाघमारा, कतरास, महुदा सहित अन्य क्षेत्रों में कोयला माफिया सक्रिय है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोयला लदे 32 ट्रक को जब्त किया है। ये सभी ट्रक धनबाद जिले से अवैध कोयला लेकर चला था और पश्चिम बंगाल में खपाने की योजना थी। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। और झारखंड में मॉब लिंचिंग पर बने कड़े कानून का भी लोगों में खौफ नहीं दिख रहा। ताजा मामला गिरिडीह का है, जहां तीसरी प्रखंड के सलगाडीह में एक युवक की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने एक विक्षिप्त आदिवासी युवक जय मुर्मू को बंधक बनाया, फिर बुरी तरह पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के प्रधान के नेतृत्व में साजिश के तहत पहले उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया और फिर सोहराय पर्व के दिन ग्राम प्रधान संजूल मुर्मू के साथ दूसरे लोगों ने लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा। फिर उस प्रधान के घर ही उसे बंधक बना लिया। जब जय मुर्मू की हालत बिगड़ने लगी तो उसे घसीटकर घर के सामने फेंक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार यादव और मीडिया के वहां पहुंचने पर भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मॉब लिंचिंग के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पागल हो गया तो क्या तो लड़ाई हो गया तो यहाँ लोग के मारे लगे। किससे लड़ाई हो गया? ये सलगड्डी तो कौन कौन मारा उसको? तो नहीं दिखे तब तो हम गए थे तो कौन मारा था तो ये है कि सलगड्डी का सब लोग 2 दिन बांध के भी रखा था। हाँ, बांध के भी लगा था। मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और इनके कुछ दिन पूर्व जो है सो इनके साथ में ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार करके और फिर इन्होंने जब बहिष्कार का कारण पूछा तो इसको बेरहमी से टांड में पकड़ करके इनको पीटा गया। इनको पैर हाथ बांध करके और यहाँ के महतों के यहाँ जो लाया गया और ये बेरहमी की पिटाई की वजह से आज इनकी मौत हो गई है। और हम चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 11/1/2022 को तीसरी थाना अंतर्गत ग्राम सालगाडीह में सोहराय पर्व मनाया जा रहा था। इसी दौरान गांव के जयराम मुर्मू एवं गांव के कुछ लोगों के बीच में नाचगान के दौरान झड़प हो गया और उनको लोग मारपीट किया, जिससे वो जख्मी हो गए। बाद में इनकी आज मृत्यु होने की बात बताई गई, जिस पर तीसरी थाना की पुलिस वहाँ पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मॉब लिंचिंग पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। पिटाई के बाद भी क्यों अनजान रही पुलिस? क्या इस बात की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंच पाई? बंधक बनाए जाने के बाद भी जय को छुड़ाने की क्यों नहीं कोशिश पुलिस की तरफ से की गई? कब पकड़े जाएंगे शव को ठिकाने लगाने में जुटे लोग? तो मॉब लिंचिंग को लेकर भले ही झारखंड में कड़े कानून बनाए गए हों, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पिटाई के बाद भी क्यों अनजान है पुलिस? ये तमाम ऐसे गंभीर सवाल हैं जो पुलिस को
सवालों के कटघरे में खड़े करते हैं। युवक की हत्या के आरोपियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? मामले विवाद पर क्यों हिंसक बन जाती है बार बार भीड़? क्या कड़े कानून का लोगों में भी खौफ नहीं? तो जनवरी महीने में झारखंड में मॉब लिंचिंग की ये दूसरी घटना है। 4 जनवरी को सिमडेगा में संजू प्रधान की पीटकर हत्या के बाद उसे जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी घटना गिरिडीह की है, जहां 11 जनवरी को ही ग्राम प्रधान के नेतृत्व में लोगों ने विक्षिप्त युवक जय मुर्मू की जमकर पिटाई की थी। उसके बाद उसे बंधक बनाया गया, जिसके बाद कल रात उसकी मौत हो गई। 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड में सरकार का इकबाल ही खत्म लोगों में से हो गया है। लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। इतने कड़े कानून के बावजूद अपने हाथ में कानून को लेने से लोग बाज नहीं आ रहे। और एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शनिवार को सब्जी मार्केट में 144 लोगों को दुकान आवंटित कर दिए गए। वेजिटेबल मार्केट के दुकानों के आवंटन में पारदर्शिता बरती गई और लॉटरी के माध्यम से दुकान आवंटित किए गए हैं। इस मौके पर उपनगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त के साथ निगम के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हालांकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। लिस्ट था, उसमें से हम लोगों ने उसको स्कैनिंग करके उस पर जांच करके फिर फाइनलाइज किया। वो 144 सूची अभी हम लोग सत्यापित कर पाए। 144 लोगों का आज हम लोग लॉटरी कर रहे हैं और रेस्ट जो वेंडर बचे हुए हैं उसको भी सत्यापन करने के बाद भी उसको भी हम लोग अलॉटमेंट करने का काम करेंगे। भाकपा माओवादी 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मना रहा है। 27 जनवरी को बिहार झारखंड में बंद की घोषणा की है। इसे लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट जारी करते हुए सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग सहित कई मांगों को लेकर भाकपा माओवादी प्रतिरोध दिवस मना रहा है। 26 जनवरी तक सीपीएम माओवादी संगठन के द्वारा प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया है और साथ साथ 27 जनवरी को बिहार और झारखंड में बंदी का ऐलान किया है। इसका सत्यापन किया जा रहा है। साथ साथ इस आसूचना को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क किया गया है। सभी फील्ड फॉर्मेशंस को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और खबर गिरिडीह से, जहां नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया। पीटान प्रखंड के खुखरा और मधुबन में विस्फोटक लगाकर मोबाइल टावर उड़ाया गया। इसके साथ ही नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी छोड़ा। आपको बता दें कि 1 करोड़ के नामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके पहले ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों के उत्पात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान में जुट गई है। और संगठित अपराध झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसे देखते हुए न केवल सभी जिलों के एसपी को खास निर्देश दिए गए, बल्कि एटीएस को भी संगठित अपराध की जड़ों को काटने का टास्क दिया गया। झारखंड में एटीएस की ओर से सुशील और अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां उनके आर्म्स सप्लाई पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अर्थतंत्र पर भी नकेल कसी जा रही है। एटीएस की कार्रवाई में सीआरपीएफ और बीएसएफ के कई जवानों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। इसके साथ ही आर्म्स सप्लाई की चेन को भी तोड़ा गया, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। इंटरस्टेट जो आर्म्स तस्कर है, जो नक्सलियों के साथ साथ आपराधिक गिरोहों को जो आर्म्स और एमिनेशन और अन्य सामान प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, जिसमें कि बीएसएफ और सीआरपीएफ के भी कुछ कर्मी शामिल थे। उनको गिरफ्तार किया गया और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। और एक इनके आर्म्स सप्लाई का एक बड़ा मॉड्यूल जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे कार्य कर रहा था, उसको भी बस्ट किया गया।
पिछले दिनों हुई कार्रवाई के दौरान ही पुलिस को श्रीवास्तव गिरोह की लीड मिली थी, जिसके बाद झारखंड के रांची, खलारी, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, लातेहार सहित अन्य जिलों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं करीब 34 लाख रुपए के साथ हथियार और अन्य कागजात भी बरामद हुए। इस बात का भी खुलासा हुआ कि संगठित आपराधिक गिरोह हवाला के जरिए पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा है। आईजी अभियान ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। ऐसे जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है, उनके जो सरगना है, चाहे वो जेल में है या जेल से बाहर है, उनके खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। जो लोग जेल से बाहर आ गए हैं, उनकी भी गतिविधि का सत्यापन किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी सीसीए और अन्य जो लीगल प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरीके से चौतरफा और एक पूरी जो इनका एक फाइनेंशियल बैकबोन है उसको उस पर चोट करते हुए उनके जो अपराध कर्मी हैं उनके खिलाफ अन्य लीगल कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस और एटीएस के द्वारा कार्रवाई से संगठित अपराध की कमर जरूर टूट रही है, लेकिन जरूरत है इनके अर्थतंत्र को कमजोर करना, ताकि संगठन की जड़ें कमजोर हो सके, और इसी दिशा में एटीएस की कार्रवाई जारी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। वहीं चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पत्थलगड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोया तेतरिया रोड से अफीम की खरीद फरोख्त में जुटे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से प्लास्टिक में लपेटकर छिपाया हुआ 2 किलो अफीम जब्त किया। वहीं तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक और 2 स्कूटी के साथ 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए। खरीद फरोख्त करने वाले सभी तीनों लोगों को खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी के क्रम में उनके पास से 2 किलो पट्टा अफीम बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके पास से 3 बाइक, जिसमें 2 स्कूटी और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई। और महाशिवरात्रि पर इस बार रांची के पहाड़ी मंदिर से शिव बारात निकालने को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। रांची के पहाड़ी मंदिर में आज शिव बारात आयोजन महासमिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले 17 सालों की से रांची की ओर में धूमधाम से शिव बारात के जरिए नगर भ्रमण, झांकी, भंडारा और गीत संगीत का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस बार 18वें वर्ष में पूरी तैयारी है। सरकार की ओर से जो गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार बारात निकाली जाएगी। जोरदार झांकी, जीवंत झांकी जिस तरह से निकलता आया है विगत वर्षों से, उस तरह की तैयारी हम लोग करेंगे। अगर समय का अभाव हो, गाइडलाइन में थोड़ी देर हो, दिक्कत होगी, तो उसके अनुसार भी हम लोग उस प्लान को चेंज करके शिव बारात को नगर भ्रमण करवाएंगे। हर आमंत्रण पर यहाँ आती हूँ, आप लोग स्नेह से बुलाते हैं, मुझे प्यार से बुलाते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और इस बाबा के दरबार में जो भी आयोजन होगा उसमें मेरा साथ हमेशा रहेगा, हमेशा की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीसी ने आदिवासी बहुल जिले में चल रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। साथ ही साथ विकास कार्यों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए पूरी टीम की मेहनत से विकास के पथ पर अग्रसर होने का दावा किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में सिमडेगा को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया था। आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद खेती, महिला सशक्तिकरण, किसान विकास और दूसरे क्षेत्रों में काफी विकास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि देश भर के आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पर सिमडेगा खड़ा है।
और अगर आपने अपने घर का बिजली बिल जमा नहीं किया है तो आपके लिए ये एक आवश्यक सूचना है। कभी भी आपके घर की बिजली कट सकती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में 10,000 या 3 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों की सूची विभाग ने तैयार कर ली है। सिर्फ रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में बकाया उपभोक्ताओं की संख्या 40,000 के पार है। इन पर करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का बकाया है। रांची जिले में 70 के करीब राजस्व वसूली टीम का गठन विभाग ने किया है। विभाग का लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 1500 उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचना है। हालांकि विभाग ने बकायेदारों को राशि जमा करने के लिए किस्त का भी विकल्प दिया। जिनके ऊपर 10,000 रुपये से ऊपर का बकाया है या जिनके द्वारा पिछले 3 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है, और रूरल एरिया में वैसे उपभोक्ता जिनके ऊपर 5,000 रुपये से ऊपर का बकाया है या उनके द्वारा भी 3 महीने या 4 महीने से पेमेंट नहीं किया गया है, तो उनका हम लोग बिजली डिस्कनेक्ट करने के लिए डिस्कनेक्शन गैंग बनाया है। ये जो मेरा राजस्व वसूली गैंग है, ये पहले जा करके उनसे अनुरोध करेगा कि कृपया हमें रुपया दें। अगर वो पैसा किस्तों में भी नहीं जमा कर पाते हैं तो उसके बाद आपको विद्युत संबंध विच्छेद किया जाएगा उनके द्वारा। और झारखंड वासियों के लिए एक सुखद खबर। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों की तरह घातक नहीं दिख रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2015 केस सामने आए हैं, जबकि 3,814 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 23,770 तक पहुंच गई है। राज्य में रिकवरी रेट बढ़कर 93.04% हो गया, जो राष्ट्रीय औसत के पास है। आंकड़े वही दूसरी तरफ राज्य में 24 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना मरीज की मौत अब तक नहीं हुई। वहीं पूर्वी सिंहभूम के गांव में उत्पात मचा रहे हाथी तबाही का दूसरा नाम बन गए हैं। जब हाथियों का झुंड एक साथ निकलता है तो सब कुछ तहस नहस कर डालता है। मतवाले गजराज जब बोराते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशाही कर डालते हैं। उन्हीं हाथियों का झुंड चाकुलिया के गांव का रुख करता है तो गांव वाले घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। कोई पेड़ की टहनियों में छिप जाता है तो कोई पुल की रेलिंग पर जान बचाता है। फिर भी गुस्सैल गजराज का कहर कम नहीं होता। 70 हाथियों का ये झुंड सुनसुनिया जंगल से निकलकर कभी गोदरा शोल गांव की ओर बढ़ने लगता है तो कभी चाकुलिया और बहरा गोड़ा की ओर। हैरान और परेशान गांव वाले दिन रात पहरेदारी करते रहते हैं, लेकिन जब मदमस्त हाथियों की फौज एक साथ निकलती है तो समझो मुसीबत आने वाली है। तो रात को हर दिन तो यहीं पर पहरा देते रहते हैं। हाथी भगाने के लिए तो जगना पड़ता है यहाँ पर रोज। करीब 15 आदमी हैं हम लोग, और हाथी का जो झुंड है ना 4-5 जगह है। तो कल ही फिलहाल उधर बंगाल तरफ चला गया 1500 लोगों, और यहाँ पे 5 या 6 है। हाथियों से परेशान गांव वाले कभी डर कर छिप जाते हैं तो कभी रात के अंधेरे में जलती मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं। आग देखकर कभी हाथियों के झुंड में भगदड़ मच जाती है तो कभी ये पगलाए हाथी रास्ते में आने वाले हर एक अड़चन को तहस नहस करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हाथियों और ग्रामीणों के बीच शह और मात का ये खेल सालों से चला आ रहा है, लेकिन ना हाथी कहीं और जाने को तैयार है और ना ये ग्रामीण अपना आशियाना छोड़कर। घर तोड़ रहा है, प्लस खेत सब में पूरा धान का पूरा नष्ट कर रहा है। आप लोग भी निकलते हाथी भगाने के लिए? हाँ, भगाते हैं। कैसे? गरीब दुखी का ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत धान तो घर में रखता है उन लोग खाने होने के लिए, फिर वो घर भी तोड़ देता है, धान खा जाता है। आपका जो है खेती बाड़ी है, बांस है, ये सबको नुकसान उन लोग पहुंचाते रहता है। गजराज के गुस्से के शिकार ये ग्रामीण हाथियों से लड़ते हैं, हारते हैं, भागते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं तो गुस्सैल एरावत भी आंखें दिखाते हैं और अपनी भारी भरकम पांव से सब कुछ तहस नहस कर चले जाते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम।
वहीं धनबाद के झरिया में कुत्ते को मारने की कोशिश का मामला थाने में दर्ज कराया गया। पीपल फॉर एनिमल संस्था की सदस्य ऋचा सिंह ने सुबोध भारती पर कुत्ते को मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। ऋचा के मुताबिक वो भागा माइनिंग में एक बीमार कुत्ते की सेवा कर रही थी, जिसे वहां के सुबोध भारती ने मारने की कोशिश की। शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने उनका केस नहीं लिया, लेकिन जब पीपल फॉर एनिमल संस्था के अध्यक्ष मेनका गांधी ने हस्तक्षेप किया तब मामला दर्ज हो सका। पे आई थी कंप्लेन देने के लिए, लेकिन 3 घंटे तक मुझे बिठा कर रखा गया। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं था। लास्ट में किसी तरह प्रेशर डालने पर इन्होंने कंप्लेन लिया, लेकिन मुझे रिसीविंग नहीं दिया। आज भी जब मैं यहाँ पे आई तो कोई किसी भी तरह की कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं था। इनफैक्ट मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। उसके बाद मजबूर होकर जी थाना प्रभारी ने उसके बाद मजबूर होकर, चूंकि मैं PFA के भी मेंबर हूँ, पीपल फॉर एनिमल्स, जिसकी डायरेक्टर श्रीमती मेनका गांधी जी हैं, उनको मैंने कॉल किया, उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे थाना प्रभारी का नंबर मांगा। थाना प्रभारी से बात की उन्होंने और तब जाकर प्रेशर में आके इन्होंने FIR दर्ज की। वहीं गोड्डा के देवबंधा में 10 साल पहले बनी पानी टंकी से आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल सका। यहां करोड़ों रुपए खर्च कर पानी टंकी बनाया गया, जिससे वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन कुछ ही महीने बाद ये सप्लाई बंद हो गया। गांव में पानी टंकी का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। खंड की योजनाएं कितनी धरातल पर उतर पाती है, इसका जीता जागता प्रमाण गोड्डा के देवबंधा में बना ये पानी टंकी है। दरअसल ग्रामीण बताते हैं कि आज से 15 वर्ष पहले इस पानी टंकी का निर्माण यहाँ कराया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों खर्च कर यहाँ पर पानी टंकी इस वजह से लगाई गई थी ताकि यहाँ आसपास के लोगों को पानी की सुविधा मिल पाए और हर घर नल पहुँच सके। ग्रामीण बताते हैं कि नल की सुविधाएं तो शुरू कर दी गई और हर घर पानी पहुँचाने की कवायद शुरू हो गई थी। 1 आध महीने पानी मिले भी थे, लेकिन उसके बाद से अब तक ग्रामीणों के घर पर पानी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण बताते हैं कि ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में 2 ऐसे कमरे दोनों साइड बनाए गए हैं, जिसमें से कि इसमें मोटर लगाए गए हैं और उस मोटर के माध्यम से पानी फिल्टर होकर इस पानी टंकी के ऊपर जाता था और उसके बाद ना सिर्फ देवबंधा बल्कि उसके आसपास के जो गांव थे वहां तक भी पानी ले जाई जाती थी। खर्च इतना अधिक किया गया कि यहाँ से जो गाँव जहाँ तक कि घर घर पानी जाना था, सड़क पर जमीन को सड़क को काट कर पाइपें बिछाई गई और उस पाइप को हर घर तक पहुंचाया गया। नल की सुविधा दी गई ताकि पानी की सुविधा ग्रामीणों को मिल पाए। लेकिन पिछले 15 वर्षों में 10 से 15 वर्ष का लगभग अंतराल बताया जाता है कि उस वक्त ये टंकी बना, उसके बाद सिर्फ 2 या 3 महीने मुश्किल से ग्रामीणों को पानी मिल पाया होगा और अब तक पानी की जो सुविधा है ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आखिर शिकायत करे ही कहाँ। कई दफा इसकी तस्वीरें लेकर यहाँ कई अधिकारी जा चुके हैं, कई पत्रकार जाते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले पाता है। क्योंकि सवाल एक होता है कि जब इस तरीके की योजनाएं धरातल पर उतरने के बाद अगर ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पाई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि आप देखिए कि अब की जो स्थिति है, ये चारों ओर से जो पानी टंकी है उसकी दीवारें टूटने लग गई है। लोग अब इसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। एक सुंदर सा फाटक फ्रंट गेट पर लगाया गया था, वो तमाम चीजें यहाँ से चोरी हो गई है और यहाँ ग्रामीणों को पानी के नाम पर एक भी बूंद पानी पिछले 5 से 7 वर्षों में नहीं मिल पाया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। वहीं हजारीबाग के अति सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के जरबा पंचायत को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर में 3री रैंकिंग दी है। पंचायत में विकास योजना और बेहतर बुनियादी सुविधाओं को लेकर जरबा की देश स्तर पर तारीफ की जा रही है। पूरे देश में 235 पंचायतों के बीच जरबा पंचायत का चयन किया गया है। जरबा पंचायत को 86.34 अंक के साथ 3रा रैंकिंग मिला, जबकि ओडिशा में नयागढ़ के रनसगा पंचायत को पहला और केरल के मललपुरम में जिले के वेलियानकोड पंचायत को 2रा स्थान मिला है। जरबा पंचायत 2014 में सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित हुआ था, जहां हर बुनियादी सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में जरबा अपने विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज लाइमलाइट में है। अति सुदूरवर्ती प्रखंड चुरचू के जरबा पंचायत में यहाँ खड़ा होने का कारण है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ अस्पताल भवन बना है और हमारे पीछे कई ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। इसका कारण है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 235 पंचायतों में की रैंकिंग में जरबा पंचायत को 86.34 अंक के साथ 3रा स्थान मिला है। ऐसे में आप जान सकते हैं कि जरबा पंचायत देश स्तर पर आज चर्चा के केंद्र में है। इसके पीछे क्या कारण है,
और कैसे केंद्र में आया चर्चा के, सीधे यहाँ की मुखिया से बात कराते हैं। बताइए किस तरह की सुविधाएं यहाँ है। आदर्श पंचायत में हमारा पंचायत है और हमारे पंचायत में बहुत, मैं अपने जनप्रतिनिधियों से खुशी हूँ कि हमारे पंचायत को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। और हमारे गांव में सबसे पहला तो स्कूल नहीं था, तो उच्च विद्यालय हो गया। हमारे ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी, वो बैंक आ गया है और कम्युनिटी हॉल भी है, तहसील कचहरी भवन भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का यहाँ बन गया है, वो है। और हमारे गांव में चारों तरफ से रोड आने जाने की बहुत ग्रामीणों की दिक्कत होती थी, वो आरओ से हमारा पूरा रोड बन गया है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हमारे